हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। पिछली क्लास में हमने कोशिका का अध्ययन किया था। वो हमारी पहली क्लास थी कोशिका की, जिसमें हमने पढ़ा था कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले कौन सी कोशिका की खोज की गई, निर्जीव कोशिका, सजीव कोशिका और संसार की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, ह्यूमन में मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, छोटी कोशिका। इस तरीके से हमने एक पूरी क्लास को कवर अप किया था। आई होप आपने क्लास देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। आज कोशिका के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड क्लास में, जिसमें हम कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका को दो भागों में, कोशिका के दो भाग होते हैं। पहला होता है सुरक्षा आवरण यानी प्रोटेक्टेड लेयर, और सेकंड जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। प्रोटेक्टेड लेयर जो है यानी सुरक्षा आवरण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहली भाग जो है वो है शेल वॉल और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। शेल वॉल की बात करते हैं तो जो शेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है और सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह केवल प्लांटों में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है, शेल वॉल है, वो केवल प्लांटों में पाई जाती है। अच्छा, इसमें बोला है कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सेकंड चलते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रकार की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है और इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है और ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। क्या? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जीव द्रव्य के बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजी ने की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजी ने की थी और जीवन का भौतिक आधार यानी जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, ये लाइन या ये वाक्य हक्सले ने कहा था। ठीक है, ये वाक्य किसने बोला था? हक्सले ने, कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में फिर से बांट दिया गया। ठीक है, पहला तो साइटोप्लाज्म और दूसरा केंद्र। साइटोप्लाज्मा की बात करें यानी कोशिका द्रव्य, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। तो कोशिका के जितने भी अंग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हुआ, ठीक है, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, प्लास्टिड हुआ, जितने भी सेल्स के अंग होते हैं वो सभी इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब बात यह है कि कोशिका द्रव्य में जितने भी अंग होते हैं, जितने भी सेल के ये अंग हैं वो कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। वो तैरते क्यों रहते हैं? वो तैरते इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका जो वेट होता है, जो वजन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस
वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर सभी अंग शेल के तैरते रहते हैं। आई होप समझ में आया होगा इतना। अब बात करते हैं केंद्रक की। तो जो केंद्रक है उसे कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। किसे? केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। तो ये तो थी जीव द्रव्य की बात हो गई, सुरक्षा आवरण की बात हो गई। सुरक्षा आवरण में शेल वॉल, शेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। ठीक है, केंद्रक की भी बात हो गई कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य का डायरेक्टर कहा जाता है। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, अंतःप्रद्रव्यही नलिकाएं। ठीक है, हिंदी में अंतःप्रद्रव्यही नलिकाएं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कोशिका का कंकाल तंत्र बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ये जो इसमें संरचना मैंने बनाई है, ये वाली, ये जो संरचना है, ये वाली संरचना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो संरचना होती है ना, ये शेल मेम्ब्रेन से लगी होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये शेल मेम्ब्रेन है। क्या है? शेल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो संरचना है वो शेल मेम्ब्रेन से लगी होती है। अब यही एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पर मैंने ये कुछ कण जैसे दिख रहे हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर बने हुए हैं। ठीक है, ये जो कण हैं, इन कणों को हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, यह प्रोटीन निर्माण में सहायक है। ठीक है, और प्रोटीन निर्माण में सहायक तो है, इसमें कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। ये बात भी ध्यान रखने के लिए है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है और प्रोटीन निर्माण में सहायक भी है, और इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, और राइबोसोम की जो संरचना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बाहरी दीवारों पर जो दानेदार संरचना आपको दिख रही है उसे ही राइबोसोम कहते हैं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये खुद की ही कोशिकाओं को ब्लास्ट कर देती है। जब शरीर में जरूरत पड़ती है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की, तो क्या करती है? ये खुद की ही कोशिकाओं को फाड़ देती है। जब शरीर से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों की अनुपस्थिति हो जाती है, तो लास्ट में जो वर्क करता है वो उसका काम होता है लाइसोसोम का, जहां ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए खुद की ही आत्महत्या कर लेती है। इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। होगी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? एक बार और देख लेते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं ये समझो। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों ही जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद जब ये तीनों ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, उसके बाद शरीर में ऊर्जा देने की बारी आती है किसकी? लाइसोसोम की। तो जब लाइसोसोम क्या करता है, ऐसी स्थिति में लाइसोसोम खुद के ही शेल को ब्लास्ट करके शरीर को ऊर्जा, ग्लूकोज प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में ऑल्टमैन ने की थी। जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में ऑल्टमैन ने की, तब इन्होंने इसकी खोज बायोप्लास्ट के नाम से की थी। किसके नाम से की थी? बायोप्लास्ट के नाम से। तो उसके बाद सन 97-98 में, यानी 1897-98 में बेंडा आए। कौन आए? बेंडा वैज्ञानिक आए। उन्होंने बायोप्लास्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ऑल्टमैन ने खोज की बायोप्लास्ट के नाम से, उसके बाद बेंडा जी आए, उन्होंने इसका नाम बदल के, उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए नाम बदल दिया, ठीक है, नाम बदल के माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। अब आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। यहाँ से कोशिका को ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इस तरह की ये जो संरचना बनी हुई है, इस संरचना को हम क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं। वहीं इसके ऊपर दानेदार संरचना दिख रही होगी आपको, इसे राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी विद्युत गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिड की, यानी लवक। लवक क्या होता है? लवक रंग देने वाला। लवक का अर्थ ही वर्णक होता है। यह एक प्रकार का वर्णक है और वर्णक का अर्थ होता है रंग देने वाला। ठीक है। वर्णक के 3 प्रकार होते हैं। वर्णक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। यानी वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और हरित लवक। जो वर्णीय लवक है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। ये रंगों के लिए जिम्मेदार है। किसमें रंगों के लिए जिम्मेदार है? यह रंगों के लिए जिम्मेदार है फलों में, फूलों में। जो रंग होते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, जितने भी कलर्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट उन सभी रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो सफेद रंग के लिए, किसके लिए? सफेद रंग के लिए जिम्मेदार है। जो कि जड़ों का जो सफेद रंग होता है, बीजों का जो सफेद रंग होता है और तनों का जो सफेद रंग होता है, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? अवर्णीय लवक। इतनी चीज समझ में आई होप आ गई होगी अच्छे से। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, यानी हरित लवक की। तो पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार, पहली बात, पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इसी की वजह से होता है। क्लोरोफिल के कारण हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसकी वजह से पौधों या पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में, पेड़ों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इतनी चीजें समझ में आई। आगे देखते हैं। तो बात करते हैं इसकी रिएक्शन की।
यहाँ कार्बोहाइड्रेट के 6 अणु के साथ 12 जल लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कराती। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो कराई, बट यहाँ पे उपस्थिति किस किस की चाहिए बात। तो रिएक्शन देख रहे थे, एक बार और देखते हैं। 6CO2 के 6CO2 प्लस 12H2O, यानी जो 12H2O है या जो जल आया है पत्तियों के पास, वो जाइलम के थ्रू आता है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू आकर ये क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ में जल और ऑक्सीजन निकलती है, जो कि स्टोमेटा यानी रंध्रों से बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी, एक बार और देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल 12H2O वाटर के साथ मिलके, ये वाटर कहाँ से आता है? जाइलम से पत्तियों तक पहुंचता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस के साथ यहाँ पे क्लोरोफिल की मौजूदगी भी जरूरी है। यहाँ पर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 बनता है और 6 वाटर यानी H2O प्लस ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। इतनी चीजें समझ में आई होंगी। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, हमने सेंट्रोसोम यानी तारक का छोड़ दिया था। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है या नहीं। तो सेंट्रोसोम जो है यानी तारक का जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, और यह यानी सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान कौन करता है? सेंट्रोसोम, तारकाय। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या क्या है। तो यहाँ केंद्रक अल्प विकसित होता है, या तो केंद्रक तो होगा या तो अल्प विकसित होगा, या नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी प्रोकैरियोटिक शेल में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, और इनकेस अगर पाया जाएगा तो वो अल्प विकसित मात्रा में पाया जाएगा। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गोल्जी कॉइल की बात करें तो यहाँ गोल्जी कॉइल की भी अनुपस्थिति होती है, और यहाँ गोल्जी कॉइल पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी ER यहाँ अनुपस्थित होता है। यानी प्रोकैरियोटिक शेल में ER अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक शेल में ER प्रेजेंस होता है, इसलिए यहाँ पे उपस्थिति होती है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक शेल में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, और साथ में यहाँ यानी यूकैरियोटिक शेल में लाइसोसोम पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया था, ताकि बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के बजाय अगर वही चीज़ें पढ़ ली जाएं जो एग्ज़ाम में आ रही हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। आई होप कि आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कोशिका से संबंधित। आप कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस और जितने भी बचे हुए हैं, कुछ फैक्ट अभी और बचे हुए हैं कोशिका से, शेल से, उन्हें मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।